गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ आकाश विजयवर्गीय, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम यहाँ आए हैं आपका नीट 2024 का जो पेपर आज हुआ उसका सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले आपको मिला था केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। अब हम लेकर आए हैं आपका सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स। देखिए ये जो सॉल्यूशन हम यहाँ करा रहे हैं, सॉल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो इजी फॉर्म में आपके पास क्या है। आंसर की आप सबको मिल चुकी होगी, आंसर आपको पता चल रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ बताने वाले हैं कि जो मेथड आपने यूज करा है क्या वो सही है और क्या उसका कोई इजी तरीका हो सकता था मेथड का। तो हम वो लेकर आए हैं। ये पेपर सॉल्विंग किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? जो बच्चे आज पेपर देख कर आए हैं, जिन्हें आंसर की रिक्वायरमेंट है, जिन्हें सॉल्यूशन चाहिए, उनके लिए तो है ही। अगले साल 2025 के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें भी डेट है कि किस तरह का पेपर 2024 में आया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना फिजिक्स पेपर, सेकंड पेपर। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, आपने नंबर टोटल कर लिए होंगे। अब एक बार अपन चलते हैं फिजिक्स में। काफी सारे फिजिक्स में इस बार जो क्वेश्चन आए हैं बेटा, काफी सारे इजी क्वेश्चन हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप क्वेश्चन को रीड करते हुए कुछ सेकंड आंसर। ठीक है, जैसा ये पहला क्वेश्चन है, ये सेम वैसे क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर में ये क्वेश्चन आया है जिसमें आपको रेशियो दे रखा है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स का, Np अपॉन Ns। और आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली आता है। तो हमने ये पढ़ा है कि Np अपॉन Ns इक्वल्स टू होता है Vp अपॉन S। इतना आसान क्वेश्चन, Np अपॉन Ns का नंबर दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो पूछा किसका है बेटा Vs अपॉन Vp का। ये उल्टा कर दो कि Vp अपॉन Vs से उल्टा करने को आ जाएगा Vs अपॉन Vp, इसको अपन बोलेंगे 2:1। ये बहुत आसानी से आया, हैंड करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया, समझा रहा है आपको। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2:1। ठीक है, चलते हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बेटा, एक कॉइल वाला क्वेश्चन है, कॉइल का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल। एक बेसिक फॉर्मूला जो हर बच्चे को लगभग याद होता है कि एक कॉइल के सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सबको पता है कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है P = म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R फॉर अ सिंगल नंबर ऑफ टर्न। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं बेटा n से। तो B = हो गया म्यू नॉट Ni अपॉन 2R और सबकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, दे रखी है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रहे हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 4 पाई into 10 to the power -7। करंट आपको दे रखा है 7 एम्पीयर का करंट दे रखा है। नीचे दे रखा है बेटा 2 into रेडियस, रेडियस आपको दे रखी होगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास आ गया 2 into में 10 सेंटीमीटर डिवाइड करके से कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो सॉल्व कर लेंगे आराम से, देखिए अगर आप सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं, कैसे हो गया। पाई की वैल्यू हो जाती है 3 के आसपास, या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7। इससे क्या होगा कि जब इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 तो ये 7 के वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग आपको पता है कि 4 के आंसर। फिर बात करेंगे पावर से, तो पावर को यहाँ खेलेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा एमएम के अंदर, इसको कहेंगे 4.4 मिली टेस्ला। 4.4 मिली टेस्ला हमारा यहाँ पर ये आंसर। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4.4 मिली टेस्ला हमारे पास इसका आंसर। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 22 है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, तो सारे 44 के अंदर क्या पावर रखेंगे, पावर निकाल लेंगे, ये अंदर अपना आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है थर्ड क्वेश्चन, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ध्यान से देखना करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकंड। तो पहली बात तो देखो बेटा, कंप्लीट ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं बेटा 5 सेकंड। 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं 5 सेकंड में। एक ऑसिलेशन होगा बेटा 5/20, इसको अपन बोलेंगे 1/4 सेकंड। क्या आया ये 1/4 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ गया 1/4 सेकंड। The moment of inertia of the needle is 9.8 into this, and if the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10 to the -5, then the value of x, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ दिया है ना बेटा m, x into 10 to the power -5, इसमें से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है बेटा, सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पुट करना है। t = 2 pi under root I by m।
ये देखो t निकाल लिया हमने यहाँ से, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i by m। बस m निकाल के ऐसे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे, t का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यहां से रूट गायब हो गया, i बचा m की बचा, m चाहिए m इधर फेंका, इधर है 4 पाई स्क्वायर इनटू में i अपॉन में t स्क्वायर आ जाएगा इनटू में कौन चल रहा है बेटा b। 4 की 4 तो नंबर पता है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा इसके अंदर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 × 10⁻⁶ i की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8 × 10⁻⁶, ठीक है। b की वैल्यू दे रखी है आपको 0.049 टेस्ला, टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, t 1/4 सेकंड हमारे पास टाइम पीरियड आ रखा है, सब वैल्यू को हम पुट करेंगे। उसके बाद जब अपन यहां आंसर निकालेंगे तो इधर साइन में m चल रहा है, m की वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा जो आपको दे रखी है x × 10⁻⁵, x × 10⁻⁵, और इधर आपको जो वैल्यू है उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, इधर से 10⁻⁵ को लीजिए तो आपको x की वैल्यू यहां पर निकल कर आएगी, ठीक है। कुछ पाई स्क्वायर के टर्म्स में निकल कर आएगी, अच्छा सारे हमारे ऑप्शन पाई स्क्वायर के टर्म्स में, तो आगे आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आएगा 1280 आपका इसका आंसर आएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। जो बच्चों ने कैलकुलेशन कर रखी है तो काफी ज्यादा बच्चे करेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो आपका इसका जो थर्ड आंसर आएगा 1280 × पाई, बहुत आसानी से, बहुत इजी था, मतलब इतना ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं, बच्चे कई बार छोड़ देते हैं कि यार ये फॉर्मूला से तक क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आते हैं, अपन ने क्लास में क्वेश्चन करा रखे हैं इसके ऊपर आधारित, प्रीवियस ईयर में भी कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो छोड़ने लायक क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। ऐसे अगर अपन आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये आया है हमारे पास में सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन का क्वेश्चन ऐसा कि पहला ही फॉर्मूला जो सरफेस टेंशन का अपन ने पढ़ा उसको पुट करो और आंसर करो। A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over a surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter square per meter, then the excess force required to take it away from अपने एक सर्कुलर डिस्क है, इसको वाटर पर रखा है, उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए आपको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं सरफेस टेंशन का, T पढ़ते हैं F/L। अब जो लेंथ होगी बेटा ये लेंथ आई, क्या इसको अपन 2 पाई r बोल सकते हैं, तो बस अपन ने बोला F/2 पाई r, और यहां से F की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो आएगी टेंशन इनटू 2 पाई r। क्या सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, दे रखा है, F 0.07 इनटू 2 पाई r, रेडियस आपको दे रखी है 4.5, 2 पाई इनटू 4.5 सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से सॉल्व करेंगे, आसानी से आपका आंसर आएगा इसका 19.8 मिलीमीटर, 19.8 मिलीमीटर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, देखिए सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको यहाँ पर इसमें एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह के कॉन्सेप्ट है, किस तरह के कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, सॉल्यूशन में कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि जहां हार्ड सॉल्यूशन होगी वहां पर करेंगे, लेकिन ये कोई कैलकुलेशन में हार्ड सॉल्यूशन है नहीं, बल्कि कैलकुलेशन है नहीं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है 19.8 मिलीमीटर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा रोलिंग मोशन के ऊपर है। रोलिंग मोशन के अंदर अपन ने ये पढ़ा, और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, जो अपन शायद चैप्टर स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन जब हम पढ़ते हैं उसमें 11th क्लास के अंदर पहला टॉपिक अपन जो पढ़ाते हैं ये बताते हैं कि भाई इसमें जो वेलोसिटी होती है, ये एक व्हील की जो ऊपर जो पार्टिकल होता है, जो पॉइंट होता है पॉइंट P इस व्हील के अंदर, इसमें आपको दे रखा है जो व्हील का सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट वाला पार्टिकल है, ये P, ये पॉइंट P है, ठीक है। उसकी स्पीड, बीच वाले की स्पीड, और जो नीचे हमारे पास पॉइंट होता है Q, लोएस्ट पॉइंट पे, उसकी स्पीड, इनकी स्पीड के बारे में बताना होता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सबसे कम स्पीड किसकी होती है, तो सब बच्चों को पता होता है, और अपन ने क्लास में ये बात बहुत बार बताइए कि हाँ यार, पहले भी अपने देखा कि कुछ क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो वहीं से अपन ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कुछ क्या है कि भाई कौन से जो P एंड Q आर एनी हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील
ऑप्शन दे रखे हैं और आपको खुद को अगर पता हो तो देखो पॉइंट P जो होता है वो जाता है 2V से, और जो नीचे वाला जो बॉटम पे टच हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी 0 0, एक आगे भी आता है एक पीछे भी आता है, कैंसिल कर देते हैं, वेलोसिटी 0 आती है, बीच में सेंटर होता है, उसकी v होती है 2v0। तो आपको समझ में आ रहा है p पॉइंट की स्पीड p पॉइंट मूव्स फास्टर देन q, आसानी से फर्स्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में कर रहे हैं इसके जैसे। जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन के साथ में आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको रखो, कंपेयर करो, आंसर पाओ, कंपेयर करो, आंसर पाओ। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से एक बात देखोगे तो दो जो ऑप्शन है ये वाले कैंसिल हो गए बेटा, सेंटीमीटर में दे रखे हैं और यहाँ जो आपको दे रखा है ये बेटा किसमें दे रखा है, मीटर में, तो ये दोनों आएंगे। और 5 मीटर तो आप सिर्फ टाइम के ऊपर बात कर सकते हो, तो टाइम निकालने के लिए देखो यहाँ पर होता है बेटा ओमेगा टी, आपको x की 5 sin पाई टी प्लस पाई बाय 3, ये जो पाई टी होता है बेटा, जो पाई आता है ना बेटा, ये ओमेगा का काम करता है यहाँ पे, a sin ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हम ये बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू पाई आई, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई बाय टी। अच्छा निकालना क्या बेटा अपन को, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, ये निकालना है, पाई पाई से पाई कैंसिल, टी आ गया हमारे पास में यहाँ पर 1 सेकंड, कितना आ गया हमारे पास में 1 सेकंड। तो हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो है, अच्छा इसके अंदर अपने आप ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि x बराबर अपने पास इक्वेशन आ रखी है, x बराबर होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई में हमको पता है कि a तो किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया, sin आ गया ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर है बेटा, फाई के बराबर है, ओमेगा का फॉर्मूला नहीं पाई अपॉन t, यहाँ पर आ गया सामने पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, t की वैल्यू जो आ गई है बेटा 2 आ गई। ठीक है, पाई बाय t नहीं 2 पाई बाय t। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला होता है ओमेगा की, ओमेगा इज 2 पाई f and omega is equal to 2 pi by t। यहां से हमने कैंसिल किया तो t की वैल्यू कितनी जाएगी 2 सेकंड, तो हमारा आंसर आ गया अपने पास 5 मीटर और 2 सेकंड टाइम पीरियड। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दे रखा है। एक स्टोन है, एक बॉल है, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं रस्सी से बांधकर, इसकी स्पीड दे रखी है बेटा ओमेगा आरपीएम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, the speed becomes 2 omega when keeping the same radius, the tension in the string becomes। आपको बोला है यहाँ पर कि अगर रेडियस को सेम रखा जाता है, स्पीड को डबल कर दी जाती है, टेंशन कितना हो जाएगा, T बराबर हमने पढ़ा है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, तो T क्या यहाँ से आपको दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। तो अगर मैं ओमेगा को डबल कर रहा हूँ तो 2 ओमेगा करूंगा, स्क्वायर चल रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर पे t की तरह काम करेगा, तो जो नया t आएगा t डैश, क्या वो पुराने वाले का 4 टाइम्स होगा, होगा ऑप्शन नंबर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहां चलते हैं, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के, कॉम्बिनेशन के लिए अपन को रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस पूछा है बेटा कॉम्बिनेशन का। तो देखो बेटा यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, सीरीज ऑफ पैरेलल का शायद छोटी क्लास में आ जाता है 9th में जाता है। एक लंबा वायर है, टोटल एल लेंथ का हमारे पास एक वायर है, उसकी हमारा टोटल रेजिस्टेंस दे रखा बेटा 100 ओम, और उसके हमने 10 टुकड़े कर दिए बेटा, कितने टुकड़े कर दिए 10 टुकड़े कर दिए, 10 मान लेना। उसमें से आपको बोला कि पहले 5 टुकड़े हैं उनको हमने सीरीज में कनेक्ट करा है और अगले 5 को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं जैसे 5 हमारे पास रेजिस्टेंस हो गए और 5 रेजिस्टेंस यहां पर हो गए जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, और 5 है। अच्छा टोटल इसका था 100, ठीक है, तो सबका अपन मान सकते हैं 10 10 10 10 10 ओम होगा, और जब 10 ओम सबका होगा तो ये तो सीरीज में है, तो ये मिल जाएगा बेटा 50 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ पर बन जाएगा बेटा इसमें क्या आता है 55, हमारे पास में कितने हैं 10 10 के हैं कितने 5, तो 10 बाय 5। अच्छा 10 बाय 5 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा बेटा 2, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस आया Rp
और ये इधर से आएगा आर एस सीरीज का टोटल निकालना है। क्या ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे? 50 प्लस 2 50, ठीक है, ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ करते हैं। ओ लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया है बेटा। लॉजिक गेट के यहाँ आपको इस बार देखने को मिलेंगे बेटा नीट 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन लगभग अपने लॉजिक गेट से आए हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कहीं नहीं पढ़ा अपन ने इस प्रकार की पढ़ी अपन ने। ये डायग्राम जो है इसको अपन ट्रुथ टेबल बोल रहे हैं, ये ट्रुथ टेबल हमने नहीं देखी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन को देते हो, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसको देखते तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार आसानी से आंसर आ रहा है। देखो ये जो बी वाला है, क्या आपको बी दिख रहा है? क्या बी जो y आपको y निकालना है, क्या y b के जैसा है? क्या y b के जैसा है? नहीं, b 0 है तो ये 1 हो गया, तो y b के जैसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऑप्शन दे रखी है b इनवर्स। क्या यहाँ पर जो y आ रहा है वो b का उल्टा है? 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो ऑप्शन आराम से थोड़ा सा अगर आप देखते हैं कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाए, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन, बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दोस ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जैसी क्वांटिटी किसकी है बेटा? सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है, सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है। इसमें देख लो जो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन और एंगल दोनों ही डायमेंशन लेस होता है। आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता है बेटा जो टाइम बचाता है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी और इजी क्वेश्चन है। आपको एक स्फेरिकल शेल दिया है, यहाँ पर स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज दे रखा है। आपको बोला है कि तो दो पॉइंट है, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल का? पोटेंशियल का डिफरेंस यानी इसको डेल्टा वी बोलते हैं बेटा। कि यहाँ का पोटेंशियल निकालो, यहाँ का पोटेंशियल निकालो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा? अच्छा पोटेंशियल तक बाद में चलता है, पहले ये बताओ कि अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड शेल में कितनी होती है? 0। और हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां शेल में 0 होती है तो वहां अंदर पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता। आप जितना पोटेंशियल सरफेस पे पाओगे उतनी पोटेंशियल आप सेंटर पे या कहीं अंदर इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पाओगे। तो अगर क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि v जो है c पॉइंट का वो बराबर है v ऑफ p पॉइंट का, और जब पोटेंशियल दोनों पॉइंट का बराबर है तो क्या इनका चेंज 0 आएगा? तो डेल्टा v क्या हमारा आंसर 0 आ जाएगा? आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा, ये हमारा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और देखो ये जो मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं ना कि इसको मिलाइए इधर से, ये बहुत आसान होते हैं अपने खासकर फिजिक्स में। हाँ थोड़े बायो में इनमें ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत इजी क्वेश्चन। क्यों इजी होते हैं कि बेटा कई बार ऐसा होता है कि एक जो आंसर हमारे चाहिए ना वो हमको ऑप्शन में दिख जाता है नीचे कि हाँ यार ये मैच कर रहा है, उसके बाद अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे देखो डायमैग्नेटिक पर हमने पढ़ा है, फेरोमैग्नेटिक पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा वो डायमैग्नेटिक के अंदर होती है नेगेटिव, हल्की सी नेगेटिव, और फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में होती है पॉजिटिव। पैरा में थोड़ी सी पॉजिटिव, फेरो में बहुत ज्यादा पॉजिटिव, लार्जली पॉजिटिव। फेरो के अंदर लार्जली पॉजिटिव तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर आ गया तो बी का थर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये रहा बी का थर्ड, ये रहा बी का थर्ड, दो के अंदर है बी का थर्ड। अच्छा डायमैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया। ये देखो बेटा ये आया नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक अपन वैसे नॉर्मली नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ये बताया गया था कि नॉन मैग्नेटिक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ज्यादा होती ना कम होती है, x की वैल्यू 0, ठीक है ना। यहाँ पर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, नॉन मैग्नेटिक लकड़ी हो गई, जैसे वुड हो गई, लकड़ी हो गई, तो उसका x यानी आई आती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 0 आएगा। अब देखो d का ऑप्शन कौन सा है? 1, ये रहा 1, ये रहा 1, b का भी आ गया। अच्छा a को देखो बेटा, a हमारे पास दो अलग अलग है, a का हमारे पास में एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है हमारे पास में सेकंड। आपको पता है डायमैग्नेटिक नेगेटिव होती है, डायमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो माइनस में जाती है, 0 से छोटी होती है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया a का सेकंड वाला, इसका d का फर्स्ट वाला, हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। और फेरो का क्या होता है बेटा? लार्जली b का थर्ड, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? 4। c का क्या हो जाएगा हमारे पास में? 4। ये रहा c फोर्थ, d फर्स्ट, d थर्ड, a सेकंड। आसान क्वेश्चन, याद था, फटाफट कर सकते थे। एक भी दो दो अगर आपने मैच कर दिए थे ना तो फटाफट आंसर आता है। मुश्किल मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड ये क्वेश्चन। ये देखो बेटा आइटम वाले चैप्टर का हमारे पास में क्वेश्चन आ रखा है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में इसलिए डर रहे हैं कि सर लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के कितना बड़ा फॉर्मूला हम लगाएंगे और फिर आंसर निकालेंगे, कितना टाइम लग जाएगा? चारों हम लैम्डा निकालने के लिए बैठेंगे क्या? नहीं बेटा, कुछ इजी तरीका है यहाँ पे देखने का, और वो सबको पता होगा कि
एनर्जी का लैम्डा के साथ में रिलेशन देखना है आपको दिख रहा है कि देखो सभी 2 में आ रहा है, 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में। और जब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ होता है तो एनर्जी निकलती, सबसे कम एनर्जी आपको यहाँ पे देखनी किसके लिए आएगी बेटा, सबसे कम आएगी फर्स्ट वाले में, इसमें गैप कम है, 3 से किस में आ रहा है 2 में, यहाँ एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है। और एनर्जी का लैम्डा के साथ में रिलेशन इनवर्सली होता है, एनर्जी इनवर्सली टू लैम्डा, कैसे ये बराबर होता है hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा और ये एक दूसरे के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो देखो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है बेटा, 600 वाला, ए का तो हो गया थर्ड, पहले ए को थर्ड बेटा, ओहो देखो एक ही ऑप्शन है बेटा ए का थर्ड वाला, पहले में आंसर आके बाकी तो जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा देखो तो समझ ये कहते हैं कि इसका सबसे कम होना चाहिए, तो सबसे कम देखो कौन सा है 410, यानी डी का क्या होना चाहिए फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, आसानी से आंसर आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बेटा आपको मैथ्स में बोले तो बहुत आसान हो जाते हैं हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बेटा एटम्स के बारे में आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको रीजन और दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों को पढ़ो, देखो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सही बात है बेटा, अगर एक कोई न्यूट्रल है तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही कौन होगा नेगेटिव, तो ठीक बात है न्यूट्रल होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बात है atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum, atoms of each element are stable, यही गलत बोल दिया यार, कहां से स्टेबल हो जाएगा भाई, f ब्लॉक के अंदर आने वाले कई सारे आपने एलिमेंट पढ़े होंगे जो कैसे होते हैं अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल का भी तो एक्सिस्टेंस है ना, अनस्टेबल एलिमेंट्स भी हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्टेबल होते हैं, नहीं गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन देखो बेटा कौन सा इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट। 14 का आंसर आया है से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा बेटा कई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हैं, ना कोई हार्ड नहीं है, फिजिक्स का पेपर काफी सही पड़ रहा है। देखो हमेशा ऐसे होता है कि 30-35 के आसपास क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक अच्छा बच्चा निकाल सकता है, ठीक है। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बेटा वो होते हैं रैंक डिसाइडिंग, भाई रैंक डिसाइड करने के लिए फिजिक्स को कई बार क्राइटेरिया माना जाता है कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको हार्ड बनाया जाता है ताकि वो बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ कर आए हैं या जिनकी पावर ज्यादा है या जो प्रैक्टिस ज्यादा करके आए हैं वो उस रैंक को क्या करते हैं पढ़ जाए। लेकिन सिलेक्शन होने के लिए जितना चाहिए ना उतना अपन काफी कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक। आप इस पेपर का जो एनालाइज करेंगे, जो यहाँ क्लास के हमारे बच्चे थे, आप वहां से ध्यान से अगर इस पेपर को एनालाइज करोगे तो आप आराम से यहाँ मान सकते हो कि ज्यादातर कॉन्सेप्ट वही थे जो अपने क्लास में पढ़े। हाँ देखो मैं फॉर्मूलों की बात नहीं कर रहा कि फॉर्मूले वही हैं जो अपने क्लास पढ़ाए, फॉर्मूले तो आपको हर कोचिंग में हर टीचर पढ़ाएगा, वो तो पढ़ाना ही नेसेसरी है, कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो बच्चे आप यहाँ देखोगे कि भाई जिन बच्चों ने यहाँ हमारा ज्वाइन कर रखा था या फिर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये सॉल्यूशन हमने करा रहे हैं पेपर को सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 160 तो आप आराम से 150 to 160 ला सकते थे आपके जो प्रैक्टिस अपने करी क्लास में, इतना कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। जो क्वेश्चन थोड़े बहुत थे हार्ड उसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखना पड़ता, तब जाके कहते हैं मतलब हार्ड ना बोल के अपन उनको बोलेंगे मॉडरेट क्वेश्चन है, वो मॉडरेट क्वेश्चन है, हार्ड तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये इजी है, इजी टू मॉडरेट के बीच में, और कुछ क्वेश्चन है जो मॉडरेट, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं थी। तो जो बच्चे बेटा पढ़ते समय कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है कि सर फिजिक्स नहीं हो पाएगी हमारे से, फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ देखो आज आपके लिए फिजिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट बन के सामने आ रहा है, आप स्कोर कर सकते हो बहुत ज्यादा अच्छा। जहां बच्चे डर रहे होंगे फिजिक्स से, उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि यार कैसा पेपर आएगा, हार्ड तो नहीं आएगा, पहले ही घबराहट में उनको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जबकि यहाँ देखो कितना इजी पेपर आया है फिजिक्स का, स्कोरिंग आना है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये जो बेटा एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल क्लास में चिल्ला चिल्ला के आपने बताया था कि ब्रूस्टर एंगल क्या होता है। ब्रूस्टर एंगल में आपको बताया था कि एक डायग्राम अपन ने बनाया था, लाइट आ रही थी, लाइट मीडियम को चेंज करके जा रही थी, कुछ पोर्शन उसका अंदर जा रहा था, कुछ पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा था। हमने वहां बताया था कि जो काम करता है ना बेटा ये अंदर जाने वाले पे काम नहीं करता, ये बाहर आने वाले पे काम करता है। यानी जो अनपोलराइज्ड हमारे पास लाइट होती है जब वो टकराती है तो जब वापस आती है रिफ्लेक्ट होकर आती है वो पोलराइज्ड कंप्लीटली पोलराइज्ड है। अंदर जाने वाली तो शायद पार्शियली होगी लेकिन बाहर आने वाली होती है रिफ्लेक्टेड
लिए हमने बोला था ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, तो यहाँ ऑप्शन देखें क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, नहीं रिफ्लेक्टेड कब से चलेगी बेटा, बहुत आर रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली, नहीं रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज बट द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पोलराइज, ये हमारा ऑप्शन कौन सा, क्या दिक्कत, आसान। ये देखो बेटा, क्वेश्चन को देखते बच्चे डरे होंगे यार ये क्या चीज है, 1/λ² कहां से आ गया यहाँ पे, 1/λ² कहां से आ गया यहाँ पे, बहुत आसान है, 1/λ² का रिलेशन यहाँ से रखो दे रखा है एनर्जी के साथ। चलो अपन अगर नॉर्मली अगर फॉर्मूला पढ़े हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है बेटा h/p, आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स होता है h/p, और हमें ये भी पता है कि h/p जो p है उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है √2mk, के ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या है बेटा यहाँ पर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में के स्क्वायर उधर फेंको, लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/के, और उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/λ², के ऊपर चला जाएगा, क्या 1/λ² का के के साथ में डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली जब कोई रिलेशन होता है तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ पर देख लो बेटा ऑप्शन में एक ही है जो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला, ठीक है हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, आसान, बहुत आसान, ठीक है ना। हाँ अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता कैसे कर सकते थे कि भाई जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर एक तो ग्राफ होता यहाँ पर कोई दूसरा जो थोड़ा या तो ऊपर से या फिर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा होता तो हमें यहाँ पर स्लोप निकाल के देखना पड़ता है कि भाई इसका जो इंटरसेप्ट है वो जीरो है कि नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी हमें को, डायरेक्ट अपने यहाँ पर कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन वाला एक ही ग्राफ है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब पार्टिकल मूविंग हो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आया है, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, जब एक कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो क्या चीजें हैं जो यहाँ पे करेक्ट होगी, ठीक है देखो बेटा हमने जो पढ़ा है कि एक पार्टिकल जब घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कब चेंज होती है, वेरिएबल कब कहलाती है, क्या मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब या फिर डायरेक्शन चेंज होती है तब, भाई दोनों चेंज होते हैं तब, दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया तब, तो यहाँ पर अगर मैं मान लूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन हर पॉइंट पर कदम पर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज, और भाई अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गई ना तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी तो वेरिंग है, ठीक है वेरिंग वेलोसिटी एक ही ऑप्शन है वेरिंग वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो वैसे तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन वेरिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको पता है सेंट्रिक कर सकता है एसी, सेंट्रिक एक्सेलरेशन एसी एसी, क्या हर जगह एसी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ चेंज हो रही है, वेरिंग एक्सेलरेशन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है आसान आसान क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, ठीक है हाँ तो बेटा अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अभी तक अपने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आ गया, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिखना है आपको बोर्ड पे, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ कुछ पढ़ना लेंथी क्वेश्चन है, आपको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चीजें हमें पता है कि भाई ऐसा होता है, और कुछ चीजें जो है एक स्टेटमेंट इसमें ऐसा दिया हुआ है जिसको पढ़ते आपको आंसर समझ आ जाए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इफ c is the velocity of light in free space, the correct statements about photon among the following are, first statement the energy of a photon is E is equals to h into mu, सही बात है यही होती है, ठीक है E is equals to h mu, सेकंड दे रखा है वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, सही बात है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ये भी सही है करेक्ट है, ठीक है तीनों फॉर्मूले अपन पढ़ते हैं चैप्टर की शुरुआत में आपको पढ़ाया जाता है सबको काम। थर्ड डी ऑप्शन देखें बेटा, इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये भी एक प्रॉपर्टी हम लिखते हैं बेटा वहां पे याद होगा आपको, जब हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो वहां एक प्रॉपर्टी में लिखा जाता है कि जितने भी कॉलिजंस यहां होते हैं वो कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर, और इलास्टिक कॉलिजन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर ई पॉइंट देखा है फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये की गलत हो
ये तो होता ही नहीं बेटा, फोटोन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसमें? ए बी सी डी सारे करेक्ट हैं। तो क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सच में आसान है, मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन आया बेटा ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि आपके रेडियो एक्टिव वाला जो टॉपिक था वो हटा दिया गया था कि रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक नहीं आएगा। अब उसमें इसने स्पेशली ये नहीं बताया कि सिर्फ रदरफोर्ड और सॉडी वाला लो हटाया था या फिर ये जो डीके वाला क्वेश्चन ये भी हटाया। अब जब अपन यहाँ पढ़ रहे थे क्लासरूम में तो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि भले ही आपका टॉपिक हट चुका है लेकिन अपन एक बार इससे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। तो जिन बच्चों ने इसको यहाँ प्रैक्टिस करी थी उसका आंसर आराम से निकल गया होगा, बहुत आसान है। और इस टाइप का ही एक क्वेश्चन अपन ने करा था क्लास में, अगर याद हो, जिसमें अपन के पास कुछ और भी प्रोडक्ट थे, लंबा प्रोडक्ट था, याद है प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है ऐसा क्वेश्चन। इसमें क्या लगाना दिमाग, बस आपको बेटा यहाँ कंफ्यूज उन्होंने करा कि बीटा माइनस डी माइनस डी, ये दोनों एक ही चीज है। बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही चीज है। बीटा माइनस में भी क्या निकलता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और बीटा प्लस में क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन। अब आपको पता है कि जो काम पॉजिट्रॉन करता है उसका उल्टा बीटा पार्टिकल करता है, बीटा माइनस करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, आप इसको तो सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है, बीटा माइनस से ई प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बैठा हुआ है अल्फा और पीछे बैठा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं x से y बनाऊंगा तो 290 हमारे पास में दिया हुआ है, नीचे 82 दिया हुआ है, उससे हमारा बनेगा y। तो अल्फा जब भी निकलता है तो मास के अंदर 4 की कमी करता है और नीचे चार्ज के अंदर 2 की कमी करता है। बेटा एक क्लास में बताई थी, जो पॉजिटिव होते हैं वो कमी करते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव है अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल, तो पॉजिटिव पार्टिकल क्या करेगा बेटा? 290 के अंदर 4 की कमी करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 286 और नीचे 2 की कमी कर देगा तो 82 से हो जाएगा ये 80। अब उसके बाद में ये हमारा पॉजिट्रॉन और ये बीटा माइनस पार्टिकल इसको कैंसिल कर देगा तो इफेक्ट नहीं रहा। आखिरी में एक बीटा माइनस पार्टिकल बचा है और बीटा माइनस पार्टिकल की खूबी होती है कि ये मास में कोई चीज नहीं करता, 286 रहेगा, लेकिन 1 से आपका प्रोटॉन इंक्रीज कर जाता है, चार्ज इंक्रीज कर जाता है, 80 से 81 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, 286 से 81 हमारा जो है ऑप्शन नंबर। इजी है, जैसे क्लास में करे थे उससे तो इजी ही है। ठीक है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे खुश हो गए कि रिपीटेड हर प्रीवियस ईयर में आपने एक एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ चुका है कि 5 हमारे पास में रेजिस्टेंस होते हैं या 5 हमारे पास में कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, उसमें से जो बीच में 5वां होता है उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको बीच से हटा देता हूँ 5वें को, तो ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में होगा, ये नीचे वाले सीरीज में होगा। सीरीज का एंकर निकलेगा बेटा 2 × 2 / 2 + 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4/4, यानी ये आ जाएगा 1, नीचे भी आ जाएगा 1, और दोनों किसमें है बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ देते हैं, 1 + हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन नंबर 4, नंबर 4। इसका आंसर आएगा बेटा 4। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है बेटा टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के हमने फॉर्मूले पढ़े। टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने का एक बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि E = V = E - IR। टर्मिनल वोल्टेज = EMF minus current into internal resistance। याद है क्या? V = E - IR, ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो क्वेश्चन का आंसर, आप चाहो तो डायरेक्ट वोल्टेज होता है I इनटू में कैपिटल R। ये ध्यान रखना है बेटा, ये स्मॉल r है, यहाँ पर कैपिटल R। कैपिटल R वाली कैसे निकलेगा? तो कोई से भी करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है इन दोनों फॉर्मूले में से एक चीज है गायब है बेटा, करंट। करंट नहीं दे रखा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करें? करंट निकालें। करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R। I = V/R, और R मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितने हैं बेटा? 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 4 ओम का दे रखा है और एक आपको 1 ओम का दे रखा है। तो वोल्टेज आपको दे रखा है 10 वोल्ट का, 10/5 हो गया। करंट आ गया हमारे पास में 2 एम्पीयर का। अब करंट आ गया, ध्यान रखो, तो इसमें रखूंगा तो V
आ जाएगा एक ऑप्शन देखो ये रहा एक। आप चाहते तो इससे भी कर सकते हो उसको। ई की वैल्यू कितनी दे रही है बेटा 10 वोल्ट माइनस करंट हमने निकाला कितना 2 एंपियर। छोटा रेजिस्टेंस कितना है 1 2 1 जा 2 10 माइनस 2 कितना आएगा 8 वोल्ट। कई क्वेश्चंस के एक से ज्यादा तरीके जो आपको इजी लगता है आप उस तरह से इसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार। ये आया बेटा अपने पास यंग्स मॉड्यूलस जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते हैं इसका। देखो यंग डबल स्लिट में ये आपको एक नोट करके बात बताइए करते हैं कि जब भी अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पर मोनोक्रोमेटिक की जगह पर हम कोई व्हाइट लाइट का यूज करते हैं व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो जो फ्रिंजेस हमें मिलती है उसमें बीच में सेंटर में तो ब्राइट मिलेगी मिलेगी मैक्सिमम मिलेगा ही मिलेगा। बीच में ब्राइट मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा लेकिन उसके साथ में यहाँ पर डिफरेंट कलर्स मिलते हैं वो कलर्स मिलते हैं बीच में मैक्सिमा उसके साइड में मैक्सिमा ही आते हैं तो मैक्सिमम बोल सकते हैं लेकिन कलर डिफरेंट रंगीन होते हैं कलरफुल। देखो बेटा यहाँ पर आपको बोल रखा है क्वेश्चन हमने कैसा यूज करी है व्हाइट लाइट नोट करके आपको बात दिखाई देगी कि जब भी अगर यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके सेटअप को अगर आपने मीडियम चेंज कर देते हैं जैसे कि अगर वाटर में ले गए तो वाटर में ले जाने पर उसमें जो वेवलेंथ होती है वो उसकी वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टाइम्स कम हो जाती है ड्यू टाइम्स कम हो जाता है। ये चीज एक चीज ये बताई थी कि अगर अपन नॉर्मल मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे एक व्हाइट लाइट यूज करते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं तो वहां पे जो पैटर्न मिलता है फ्रिंजेस का तो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि देयर विल बी अ सेंटर डार्क फ्रिंज। ये तो गलत हो गया बेटा सेंटर में डार्क नहीं है सेंटर से आएगी मैक्सिमम मैक्सिमम क्या बोलते हैं बेटा ब्राइट। ये कौन सा ऑप्शन वाला है सेकंड है देयर विल बी अ सेंटर ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। ये आ गया आंसर। बीच में तो होगी ब्राइट उसके आजू बाजू में हमारे ऊपर नीचे बन रही होगी कलरफुल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे वाह इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है 11th क्लास के बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए अपन ये क्वेश्चन देते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है होरिजोंटल फोर्स लग रहा है बेटा 10 न्यूटन का लग रहा है द मास ऑफ द ब्लॉक A इंडिया 2 kg and 3 kg the block slide over a frictionless surface यहां पर फ्रिक्शन नहीं है the force exerted by the block A on block B A के द्वारा B पर लगाया गया फोर्स कितना होगा। देखो बेटा ये A वाला है ये B वाला है मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि A वाला B पे कौन सा फोर्स लगाएगा। कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बेटा कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल। A वाला B पे लगाएगा B वाला A पे लगाएगा तो दोनों नॉर्मल फोर्स लगेंगे। ठीक है अब देखो इधर से आप लगा रहे हो इस पे F। ठीक है अगर मैं इसका B बॉडी का फ्री डायग्राम बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम B का तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही फोर्स लग रहा है B पे नॉर्मल एक ही फोर्स लग रहा है। और अपन ने ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी पर सिंगल फोर्स लगता है तो उस सिंगल फोर्स को हम ma के बराबर करते हैं इसके बराबर कर देते हैं ma। तो यहाँ पर n को बराबर करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास मास तो है v का ठीक है एक्सेलरेशन नहीं है कोई बात नहीं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 3 + 2 टोटल मास 5 है 10/5 एक्सेलरेशन आ गया 2 का तो यहां रख दिया n = मास कितना है बेटा 3 * में एक का रखा अपन ने 2 रख दिया तो आंसर कितना आता। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन देखो बेटा पहली बार में गलत करने वाला क्वेश्चन पहली बार में अगर बच्चे ने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा ना बेटा ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर दूंगा आप इसका एरिया निकाल दोगे वर्क निकाल दोगे और क्वेश्चन हो गया गलत। ठीक है ध्यान से पढ़ना कहां पर ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट पॉइंट में देखो आपने क्या लिखा कि निकालना कहां पर है ऑन पाथ BC कंप्लीट सर्किल का नहीं पूछा आपको यहाँ सिर्फ किसका पूछा है BC का पूछा सिर्फ BC का। और आपको जब दिख रहा है कि BC वाले में यहां से स्टार्ट करके यहां जाने के दौरान क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है नहीं बेटा ये वॉल्यूम लाइन पे अगर लाइन स्ट्रेट बन रही है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं डेल्टा V अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V कितना होगा 0 और डेल्टा V 0 तो आंसर डायरेक्ट आ गया ना वर्क का कितना हो गया हमारा हां ठीक है। ये देखो बेटा the maximum elongation of the steel wire of 1 meter length with the elastic limit of steel and its Z modulus respectively this okay क्या निकालना है आपको मैक्सिमम elongation
मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब कि चेंज इन लेंथ आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। वायर की लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, आपको क्या दे रखा है, एक मॉड्यूलस आपको दे रखा है और साथ में इलास्टिक लिमिट दे रखी है। अच्छा, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? अब अगर आपको नहीं पता ना इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो आप ये देखो कि इसकी यूनिट चेक करो। क्या यहाँ इलास्टिक लिमिट की यूनिट जो है वो यंग मॉड्यूलस की जैसी? सही बात है। क्या हमको यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। हमें ये पता है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो जो स्ट्रेस की होती है यूनिट वही किसकी होती है, यंग मॉड्यूलस की। तो अगर आपको यंग मॉड्यूलस दे रखा है तो दूसरी चीज अपने आप आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या चीज है, स्ट्रेस है। दूसरी चीज क्या है, स्ट्रेस। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ तो यंग मॉड्यूलस दे रखा है आपको, स्ट्रेस आपको निकालना, स्ट्रेस भी दे रखा है आपको, स्ट्रेन का फॉर्मूला पुट कर देना बेटा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है बेटा डेल्टा एल अपॉन एल, ये एल ऊपर चला जाएगा तो गामा इक्वल्स हो जाएगा बेटा स्ट्रेस इनटू एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल को उधर भेज दो, हमें डेल्टा एल निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू आ गया स्ट्रेस इनटू में एल अपॉन में गामा। स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे रखी है वहां पे 8 into 10 to the power 8, लेंथ आपको 1 मीटर, गामा आपको दे रखा है 2 into 10 to the power 11, ठीक है। कैंसिल करो, 2 की टेबल से गया 4 टाइम्स, 11 से 8 गया तो बचा 3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, 4 into 10 to the power -3 आ गया हमारा 4 mm। आसान, देखो दूसरा लॉजिक गेट का क्वेश्चन आया हमारा। दूसरा लॉजिक गेट का, एक पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लॉजिक गेट का एक और क्वेश्चन आ रहा है। इस लॉजिक गेट के अंदर आपको बताना है कि किस प्रकार से आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन में सिंगल इनपुट दे रहा है। सिंगल इनपुट वाले चीज हमने नोट करके क्लास में बात लिखा रखी है, आपने पढ़ा होगा कि सिंगल इनपुट वाले जो नोर और नैंड गेट होते हैं, नोर और नैंड गेट जो सिंगल इनपुट वाले, देखो यहाँ पे सिंगल इनपुट है बेटा, ए बी सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट वाले जो गेट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, नोट की तरह काम करते हैं बेटा। किस तरह काम करते हैं, नोट की तरह। नोट क्या करता है बेटा, जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देता है। तो अगर ए है तो यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा, ए का उल्टा, बी है तो क्या निकलेगा, बी का उल्टा। तभी दोनों जा जाएंगे। अब दोनों आगे जाके हमारे पास इसमें मिलेंगे तो आगे हमारे पास एक दूसरा गेट है, उसकी वजह से कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, a प्लस बी। तो अगर इसको नाम देंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ऊपर से आया a बार, नीचे से आया प्लस b बार, ठीक है। अब यहाँ पर ये जोड़ता है, लेकिन जोड़ने के बाद अपन यहाँ पर देखो ये आगे जो लगा हुआ है गोला, ये क्या कर देता है बेटा, उल्टा कर देता है। इस गोले की वजह से उल्टा हो गया, तो हमारे पास में क्या मिला हमारे को, a बार प्लस b बार, ऊपर आ गया हमारे पास में एक डबल बार। अब हमने जब प्रैक्टिस करी थी तो बताया था कि डबल बार को कैसे हटाते हैं। अगर इस बार को तोड़ना है तो बीच में जो प्लस का साइन है तो डॉट करना पड़ेगा। सिंपल दोनों बार आ गया, दोनों बार आ गया, ये टूट गया, प्लस का साइन किसमें कट हो गया, डॉट में। और डबल बार का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार दूसरा a डॉट b आ गया हमारा a डॉट। a डॉट b यानी मल्टीप्लाई कौन से गेट में होता है, एंड गेट में। गेट में होता है एंड गेट में। तो हमारा इसका आंसर क्या है, ठीक है, आसान था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाले हैं जो अपन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट है, जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस किसी गलत पॉइंट पे अप्रोच कर गया तो फिर हो सकता है भाई क्वेश्चन है ना आपको गलत। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर आपको सही चीज पकड़ में आ गई ना कि स्टार्ट यहाँ से करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है हमारा वर्क ऑफ एनर्जी का, कॉलिजन टॉपिक का एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अपन ने लास्ट में पढ़ा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, टू बॉडीज ए एंड बी सेम मास अंडरगो कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन। देखो इनइलास्टिक कोलिजन की यहां बात कर रहा है। इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आपको पता है कि E कितना होता है बेटा, E होता है 0, E कितना होता है 0, E होता है 0। और हमने ये बात याद ही कर रखी है कि a body E moves with velocity v1 while other body B is at rest। एक बॉडी है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी a विद वेलोसिटी b, और दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट पर खड़ी है। तो बाद में टकराने के बाद में क्या होगा बेटा, टकराने के बाद में दोनों बॉडी चिपक जाएगी। तो कैसी कोलिजन हो रही है, इनइलास्टिक कोलिजन। जब टकरा जाएगी, टकरा के चिपक जाएगी, दोनों एक तरह से जाएगी, ये मास है m, ये मास है m, ये मास है m, ये मास है m। तो इसको क्वेश्चन बोलना है। तो अगर आपको पता हो कि आप डायरेक्ट जो ट्रिक होती है, आपको पता रखा कि अगर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है इलास्टिक कोलिजन में और वेलोसिटी के बाद में क्या हो जाती है, तो वेलोसिटी आधी हो जाती है। यहाँ देखो रेशियो पूछा है ना कि v1 अपॉन
v2 का रेशियो पूछा है, क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी अगर v थी तो आपको याद ही करा रहा है कि बाद में वेलोसिटी की आधी हो जाएगी, ठीक है? तो रेशियो आ गया 2:1, आंसर आ गया हमारा 2:1। लेकिन क्या इसका कोई और दूसरा मेथड है? बिल्कुल है, ये रहा मेथड कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपने पढ़ा था किसी टाइप का भी कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन है, नॉन इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक परफेक्टली कंप्लीट कैसा भी हो, पार्शियली हो, उसमें एक चीज होती है कि जो कंजर्व रहता है वो है मोमेंटम, कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल वाले मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0 है बेटा, रेस्ट पर है, इसका मोमेंटम तो कुछ आएगा, इसका मोमेंटम आएगा, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। और बाद में मोमेंटम कितना है बेटा, टोटल मास कितना हो गया m + n 2m, और वेलोसिटी नई वेलोसिटी इसको क्या कह रहे हैं अपन, v डैश। हमें यहाँ v डैश निकालना है, तो v डैश कितना आएगा बेटा, यहाँ से m से n हो गया, v डैश आ गया हमारे पास में v बाय, हो रहा ना अभी जो वेलोसिटी होती है वो आधी हो जाती है, इस प्रकार से वो आधी, ठीक है? आया? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका रेशियो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन दो टॉपिक्स को अलग अलग मिला के उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेक्ट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ बना रखा है बेटा, एनसीईआरटी में आपको ये ग्राफ बना हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको बोला है सोलर सेल की बात कर रहा है कि सोलर सेल जो है उसके लिए कौन से इसमें कोऑर्डिनेट में आपका ग्राफ बनता है। अगर आपको ग्राफ याद हो तो आंसर आ गया, फोर्थ मतलब इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है याद रहेगा अगर आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रकार से ग्राफ बनता है सोलर सेल का। पहले का आंसर आपको बताना है कि द I V characteristics lie in the fourth quadrant of the given graph, correct? चलिए बेटा, सेकंड देखो, in a reverse bias PN junction diode the current measured in a micro ampere is due to majority नहीं होता बेटा, majority नहीं होता, रिवर्स बायस से मेजॉरिटी नहीं होता, रिवर्स बायस के अंदर जो करंट चलता है वो माइनॉरिटी की करंट चलता है। ये हो गया हमारा गलत, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, ये वाला है करेक्ट, A is correct and B is incorrect, फोर। और इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ पर ये हमारे लेंस रोकर है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक मैग्नेट है जो जा रहा है 20 स्पीड से, साउथ पोर्शन आगे आ रहा है, पीछे नॉर्थ आ रहा है, आपको बताना है दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है। सिंपल सा याद रखना का कांसेप्ट क्या था कि जो जा रहा है उसको अपोज करेगी कॉइल, कॉइल उसको अपोज करेगी, कॉइल उसको अपोज करेगी, आने नहीं देगी, आने नहीं देगी, जाने नहीं देगी, पास आ रहा है तो आने नहीं देगी। तो ये साउथ वाला उसके पास में जा रहा है तो कॉइल मना करेगी, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, तो यहाँ पर ये बनाएगा साउथ पोल, तो साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे ही जब ये वाला कॉइल से ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो ये मना करेगी दूर ना जाओ, तो दूर ना जाओ तो पास में खींचने के लिए ये यहाँ पे क्या बनाएगा, साउथ बना लेगी। तो जब साउथ बनेगा तो ये इसको खींचेगी, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक पास में आने नहीं दे रही और दूर दूसरी वाली दूर जाने नहीं दे रही। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको यहाँ पर पता लगा कि पोल तो बन गए, दोनों तरफ क्या बन रहा है, साउथ पोल। और ट्रिक क्या होती है बेटा, साउथ के अकॉर्डिंग करंट चलता है, हमने ऐसा बताया था, ये करंट ऐसे चलता है, करंट ऐसे चलेगा, प्रकार से चलेगा, क्लॉकवाइज करंट चलेगा, दोनों में क्लॉकवाइज चलेगा। इस वाली में कॉइल ऐसे लिख लिया आपने, यहाँ पे एस लिखेगा, ठीक है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो बेटा ये ऐसे करंट चलते हुए जाएगा, अब इसका नाम दे रखा है आपको, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो आपको ध्यान से लिखना बेटा, इस तरह से करंट चलना है, तो ये बाहर से अंदर जा रहा है, फिर डी से सी की तरफ आया बेटा, डी से देखो ये डी वाला वायर है जो बाहर आया, फिर अंदर आया, फिर बाहर आया, कैसे आ रहा है, तो डी से करंट सी की तरफ आ रहा है, तो डी से सी दो के अंदर है, यहाँ पे भी है, इसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, इधर भी साउथ पोल बना हुआ है, तो इधर से देखो बेटा यहाँ से साउथ पोल ऐसे बना हुआ है, तो करंट ऐसे चलेगा इसके अंदर। अब इसमें कैसे बनेगा, तो ए से एंटर करा, घूम के आया, फिर ऐसा आ रहा है, ए से किस तरफ आ रहा है, बी की तरफ, यहाँ पे भी एस बन रहा है, दोनों तरफ एस बन रहा है, दोनों तरफ एस बन रहे हैं, तो यहाँ पे करंट आएगा ए से बी की तरफ, तो ये हो गया ए से बी और ये हो गया डी से। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्लास के अंदर जो अपन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक एक सिंगल कॉइल बना के आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको लेंस को यूज करना है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, क्लास में बैठ के अपन जो एक्शंस करते हैं इससे हेल्प होती है, कि आपको पता चलना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये आया हमारा 29, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन देखने में इतने हार्ड लग रहे हैं, इतने लेंथी लग रहे हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना आपको दिखेगा कि यार दो स्टेप का आंसर आ रहे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो,
तो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। असर्शन में आपको दिया गया है कि द पोटेंशियल एट एनी एग्जैक्ट पॉइंट at 2 meter distance from the center of dipole, the dipole vector P of magnitude this is this, ठीक है। आपको बोला है कि किसी एक्सिस पर, किसी एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ना बेटा, तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है ना, वो आपको बता रखा है यहाँ पे कितना आएगा, 9 into 10 to the power 3, 9 into 10 to the power 3, 9 into 10 to the power 3 पोटेंशियल आएगा एक्सियल पॉइंट पे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। क्या आता है बेटा, Kp अपॉन r स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Kp अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओ, और K आपको दे रखा है ये रहा, P आपको दे रखा है ये रहा, और r स्क्वायर आपको दे रखा है ये रहा, सब दे रखा है। V आपको निकालना है, ये आएगा बेटा V, यहां पर 9 10 पावर 3 ये V आ गया। ये P का दे रखा है, ये रहा P 4 × 10 पावर -6। तो आपको जो V आएगा ना यहाँ पे सॉल्व करने पर वो इतना आएगा, और R आए सॉल्व करने। तो अगर आ रहा है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करने के दौरान आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पे पहले ही स्टेटमेंट में फॉर्मूला जो लिखा है कि V = 2p, ठीक है। यहां पे जो आ रहा है 2p, तो नीचे चला गया बेटा 1/4 पाई, 1/4 पाई को हम बोल देंगे कि V का फॉर्मूला ये जो बताना चाह रहा है कि V तो आएगा 2kp/r², जो कि गलत है, गलत है ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। इसका आंसर गलत क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि नीचे वाले में इसने जो रीजन दिया है ना उसमें 2 लगा दिया कि 2kp/r², जबकि ऐसा नहीं होता। इसका एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ना उसका फॉर्मूला है kp। तो अगर मैं बोलूं कि ये गलत है सही, तो ऑप्शन देखो आपको समझ आ जाएगा कौन सा है, a is 2 but r is 4, ये ना सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ये देखो एक फॉर्मूला लगा रखा है और आंसर आया, ठीक है। ये देखो और इजी क्वेश्चन, at any instant of time t displacement of any particle is given by this and the influence of force is 5 newton, the value of the instantaneous power, instantaneous power बतानी है, पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हमारे को वेलोसिटी नहीं दी है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा 2t - 1, क्या हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। v बराबर होता है ds/dt, तो डिफरेंशिएट कर दो, पावर कितनी है 1 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, -1 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। यहां पर वेलोसिटी को तो हमारे पास f कितना दे रखा है बेटा 5 न्यूटन, 5 × 2 कितना हो गया, हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बेटा वर्नियर स्केल का जो हमारा क्वेश्चन आया है, वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर आपको कभी भी लीस्ट काउंट निकालना हो, 11वीं क्लास के प्रैक्टिकल्स में कई बार करते हैं कि लीस्ट काउंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारी मेन स्केल के डिवीजन होते हैं ना उसमें से अपन को वर्नियर स्केल के डिवीजन माइनस करें। तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है लीस्ट काउंट निकालने का वो है MSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर ये पता है ना अगर आपको फॉर्मूला, तो इसका आंसर अब इसमें क्या है वो देखते हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं। क्वेश्चन देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के कितने n, मेन स्केल, तो यहां से 1 psd कितना है n/n+1, में कौन चल रहा है बेटा n, ये किसकी वैल्यू होगी psd, यहां पुट कर देंगे, कर दो लीस्ट काउंट बराबर 1 msd माइनस 1 psd, 1 psd कितना आ जाएगा n/n+1 में MSD क्या है यहाँ पे मुझे बताया 0.1 MSD से 0.1 mm, 0.1 mm सेंटीमीटर लेकर पड़ेगा इसको, ठीक है। तो उसमें देखो कैसे आएगा, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1/100, 0.1 को अपन कन्वर्ट कर देंगे 1/100 माइनस n आ गया, नीचे रहा n+1, और यहाँ पे भी MSD है, तो यहाँ हमने MSD की कितनी रखी 1/100, तो यहाँ पे कितनी आएगी 1/100, ठीक है। आपको MSD 1 MSD दे रखा है बेटा क्वेश्चन, 1 MSD कितना दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 100 आ जाएगा, आ गया MSD सेंटीमीटर में। अब यहाँ से देखो कॉमन ले लो बेटा, 1/100 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 - n/n
n प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे n प्लस 1, ठीक है, एलसीएम ले लो n प्लस 1, ऊपर यहाँ पर बचा है तो इधर जाएगा n प्लस 1, यहाँ पे n बचा है, नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, n आ गया, ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/100 1/n प्लस, तो देखो ये 1/100 into 1/n plus 1, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 32 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन अपन ने जो करा है वर्नियर कैलिपर वाला, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें लीस्ट काउंट अपन को निकालने थे, तो लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला हमने देखा वो देखा था 1 MSD माइनस 1 VSD, मीन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है कि जो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, ठीक है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रोड इज नियरली, आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला जो है उसको यूज करना है। ध्यान से देखो, I इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में ml स्क्वायर बाय 12, अब ये कहां से आया, 12 ही क्यों लिया मैंने, देखो ध्यान से करो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रोड अबाउट एन एक्सिस, यहां पर अगर हम देखें इसको, ये मैंने एक रॉड बनाई, एक रॉड है, एक एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, यहां जो मिड पॉइंट है यहां से लाइन क्या कर रही है, पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू रॉड 90 डिग्री में पास कर रही है, तो इस रॉड के इस एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट। और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी रॉड के सेंटर से कोई लाइन पास करती है, एक्सिस पास करती है, तो उसके अबाउट जब रॉड रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है बेटा, I इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 12। अब निकालना क्या है, देखो द लेंथ ऑफ द 400 ग्राम रॉड इज नियरली, लेंथ निकालनी है, क्या I दे रखा है हमारे को, हाँ दे रखा है, दे रहा 2400। अच्छा क्या यहाँ पर अपन को ग्राम को चेंज करने की जरूरत है, नहीं है, सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर को दे रखे हैं, तो ना ग्राम को ना सेंटीमीटर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। I हमारे पास I कितना हो गया, m, मास कितना दे रखा है 400 इनटू में l स्क्वायर अपॉन में 12, काटाकाटी करेंगे, 2 0 से 2 0 गए, 6 टाइम्स ये कट गया 60, 12 इनटू में 6 कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 72, l स्क्वायर l इज इक्वल्स टू अंडर रूट 72, 80 64 से बड़ा 81 से छोटा, तो 8.5 लगभग अपन बोल सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर के आसपास हमारे पास रहेगी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आसान था, एक फॉर्मूला लगाया और आंसर आया, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको दिमाग लगाना है, तो नाम लिया और आ गया। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है अपन इस टाइप की, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जैसे बाकी क्वेश्चन जो थे वो 3-3 स्टेप में 2-2 स्टेप में खत्म हो रहा था, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, a light will enter through a right angle prism at point P with the angle of incidence 30 डिग्री, यहाँ पर आपको एक प्रिज्म बना रखा है जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर है, यहां से लाइट जो है वो अंदर एंटर कर रही है, सीधी जा रही है, और जब निकल रही है बाहर बेटा तो वो वापस नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री बना रही है, नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री बना रही है। देखो ये लाइट कैसे गई, यहां से बाहर निकली, तो ये देखो बेटा ये एंगल 90 डिग्री है, क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंस एंगल, ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां पे नॉर्मल बनाओ, क्या आई की वैल्यू आ गई, ये दे रखी है आपको 30 डिग्री, इनको क्या बोलते हैं, बोलते हैं बेटा R1 और बढ़ रखा है। अच्छा ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म एंगल बोलते हैं, रिलेशन याद है प्रिज्म एंगल और R1 और R2 में, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्यों लिखा ये सब देखो बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन को करना है हमें स्नेल से, इस पॉइंट पे स्नेल लगाना है, इस पॉइंट पे स्नेल लगाना है, इस पॉइंट पे स्नेल होगा बेटा, बाहर है हमारे पास एयर, अंदर है हमारे पास में ग्लास, ठीक है। अब ग्लास जो है आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमें नहीं पता, न्यू मान लिया। बाहर क्या है बेटा, एयर, क्या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, पता है। लगा इस पॉइंट के ऊपर हम स्टेप्स को, क्या लगेगा बेटा, बाहर का मीडियम, बाहर का एंगल μ1 sin 30, अंदर का मीडियम, अंदर का एंगल म्यू sin r1। μ1 कितना है बेटा 1, sin 30 कितना होता है 1/2, μ2 निकालना है, sin r1 हमें नहीं पता, ठीक है। यहां पर आ गई, इधर देखते हैं तो यहां पर दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी बेटा, तो अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इक्वेशन यहां डिस्टेंस लगाओ, इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस लगाओ, बाहर वापस एयर आ गई, बाहर का मीडियम 1 आ गया, तो ये लगाएंगे बाहर का मीडियम, बाहर का एंगल μ1 sin 90, अंदर का मीडियम, अंदर का एंगल μ2 sin r2, ठीक है। अब यहां आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इक्वेशन में लिखी है 1 एयर है, उसको वैल्यू 1, sin 90 वो भी 1, μ2 निकालना है, और sin r2, अब ये sin r2 में हमें पुट करनी है बेटा r2 की वैल्यू। आपको यहां से दिखेगा ये r2 कहां से निकालो बेटा, r1 को तो फेंक दो, a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90, r1 इधर आएगा तो हमारे पास में r2 कितना आ गया 90 माइनस r1, यहां पुट करो 1 इज इक्वल टू μ2 sin r2 की जगह रखेंगे 90 माइनस r1, 90 माइनस r, अब याद आ गया आपको कि भाई ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना है r1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 रेडी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड रेडी है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्यों करना है स्क्वायर करके ऐड, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, इसको ऐड स्क्वायर करो बेटा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1/4 इनटू में यहां पे 1 चल रहा है 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू यहां आएगा बेटा μ2 स्क्वायर sin स्क्वायर, ये हो जाएगा μ2 स्क्वायर sin स्क्वायर r1, ये हो जाएगा μ2 स्क्वायर cos स्क्वायर r, कॉमन क्या आएगा यहां तो जाएगा बेटा 4 में 5 5/4, ये हो जाएगा हमारे पास में μ2 स्क्वायर, अंदर हो जाएगा sin स्क्वायर r1 प्लस sin cos स्क्वायर r1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहां पे जो 5 है कौन में 4 है, इधर में μ2 का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर फेंकेंगे अंडर रूट हो जाएगा √5, 4 का अंडर रूट हो जाएगा, μ2 हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट में 5/2, 5/2 ये बस। थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा हार्ड या मॉडरेट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में वो हम, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, the mass of a planet is 1/10 that of earth and its diameter is half that of earth, the acceleration due to gravity on the planet is, acceleration due to gravity जिसको अपन स्मॉल g बोलते हैं बेटा, स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और रेडियस के स्क्वायर, ठीक है। जो स्मॉल g होता है बेटा, स्मॉल g का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है g/r², तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, मास चेंज हो रहा है और चेंज कौन हो रहा है, रेडियस चेंज हो रही है, इसके साथ खेल लेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं g1/g2 m1/m2 into में r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, g1 जो है हमारे पास में नॉर्मल आपको पता है 10 होता है, g2 जो होता है वो निकालना है, m1 जो है हम अर्थ का मास मान सकते हैं तो m मान लेते हैं, जो प्लेनेट का मास दे रखा है वो अर्थ के मास का 1/10 है, m/10 हो गया। रेडियस अपन बात कर रहे हैं तो जो अर्थ की रेडियस उसको r मानेंगे, तो जो दूसरी रेडियस आपको दे रखी है डायमीटर के टर्म्स में रिलेशन सेम ही रहता है, तो जो डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ, जो प्लेनेट है ना बेटा, प्लेनेट की रेडियस या डायमीटर जो है वो इसका अर्थ का आधा है, तो यहां पर मैं r/4 स्क्वायर करूंगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा, m से m कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10/g2 + 10 इनटू में ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, 4 नीचे जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया हमारे 4, ठीक है, काटो इसको, 10 से डायरेक्ट 10 कट गया, 4 इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो g2 की वैल्यू आई हमारे पास 4
ऑप्शन देखो। अच्छा इसको पॉइंट में दे रखा है, यानी इन्होंने यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो 10 ना यूज करके 9.8 यूज करी, तो 4 से जो थोड़ा छोटा आंसर होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा यानी 3.9, 3.92 हमारा यहाँ पे इसका आंसर आया था। इजी क्वेश्चन। देखो ये एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखो आपको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस। देखो हमने जब भी चैप्टर पढ़ा था तो बताया था कि जो डेंसिटी होती है चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक डेंसिटी इक्वल होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ दिस, बिल्कुल सी का फार्मूला है बेटा, ये सी का फार्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड ऑप्शन ये गलत ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? लिखा रखा है बेटा जब चार्ज रेस्ट पर होता है तब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मोशन में होता है तो अगर मोशन ऐसा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाए। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब बनती है? जब वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो। लेकिन ये कह रहा है दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो तब बनती है जब वेलोसिटी क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती। तो ये हमारा हो गया, हमें क्या निकालना था बेटा? नॉट करेक्ट निकालना है। नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, बिल्कुल सही है। क्या ट्रांसवर्स नेचर होता है? बिल्कुल होता है ट्रांसवर्स नेचर बेटा। ट्रांसवर्स नेचर आपने पढ़ा होगा कि जब कोई वेव का मोशन और उसके वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, देखो बेटा ये ग्राफिकल क्वेश्चन आया है, स्लोप के ऊपर डिपेंडेंस वाला क्वेश्चन है। क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे करे हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और जो आपसे पूछा है वो एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत अपन ने प्रैक्टिस कर रखा है, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो बेटा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, सबसे पहले तो देखो सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो एक्सेलरेशन दे रखे हैं। अब जो एक्सेलरेशन जो होता है ना बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, ये जो है dv/dt इसको मतलब स्लोप बोलते हैं। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होगी ना, उससे ही हम क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, हमें यहाँ एक्सेलरेशन ही चाहिए तो हमें सब में ऊपर वाले ग्राफ में हमको सिर्फ क्या चेक करनी है? स्लोप। उस वाले ग्राफ में चेक करते हैं। आपको ये ग्राफ जिस प्रकार से नजर आ रहा है, ये पोर्शन आपको यहाँ पर दिखेगा, पहला ये रेड है, फिर ये टेढ़ा गया, फिर सीधा गया, फिर टेढ़ा आ गया। इस प्रकार का पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, इसमें देखो बेटा अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, इसकी स्लोप यहाँ कितनी बेटा? स्लोप 0। बहुत बढ़िया। यहाँ स्लोप कैसी है बेटा? पॉजिटिव। यहाँ स्लोप कैसी है? 0। और यहाँ स्लोप कैसी है? नेगेटिव। बस ये जो 0 पॉजिटिव नेगेटिव आपने लिखा है ये हमारे एक्सेलरेशन है बेटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे पहला ग्राफ इसमें चेक करो कि जहां पर 0 स्लोप आ रही है सब में ही नीचे 0 0 0 0 है। सेकंड वाले में देखो यहाँ पर पॉजिटिव में एक्सेलरेशन है बेटा, पॉजिटिव में एक्सेलरेशन। और यहाँ पर देखो बेटा ये भी देखना है कि आपको एंगल चेक कर लेना, थीटा थीटा थीटा, क्या एंगल चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। एंगल चेंज नहीं होगा तो tan थीटा चेंज नहीं होगा, और tan थीटा चेंज नहीं होगा तो स्लोप चेंज नहीं होगी, स्लोप चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, और एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना यानी एक्सेलरेशन का क्या होना? कांस्टेंट होना। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनता है। तो हमें बताना है कि इस वाले पोर्शन पे जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव के साथ साथ क्या है? कांस्टेंट भी है। तो इस वाले से इस वाले के अंदर सेकंड में देखो कि लाइन ऐसे कहां आ रही है, ये तो सीधी ऊपर जा रही है, ये तो गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। ये देखो बेटा ये लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन कैसे आ रही है, लेकिन ये नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन कैसा चाहिए? पॉजिटिव में। तो आंसर तो यही आ गया। और आप चाहो तो देखो यहाँ पे देखो वापस 0 हो गया, ये देखो ये वापस यहाँ 0 हो गया, फिर देखो ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर आया समझ में? ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो हार्ड नहीं है। अगर आपको कांसेप्ट क्लियर है ना 2 सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन पाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है जो यंग मॉड्यूलस पर आया है, पहले भी ऑलरेडी अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं यंग मॉड्यूलस के ऊपर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
यहां हमें ये देखना है कि द मेटेलिक बार ऑफ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बचा है वो है 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये वापस हमारे पास सेम मॉडल है। तो ये मॉडल से हमारे पास में यहाँ पर टेम्परेचर ये जो है ना क्वेश्चन ये इसमें दो पॉइंट्स को मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे। तो हमें यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस को बोलते हैं बेटा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को बोलते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता ही है कि ये होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो ये बनेगा बेटा एफ अपॉन एरिया, और ये डेल्टा एल अपॉन एल है ना, याद करो तो बोलते हैं अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन एल को बोलते हैं अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, सब क्वांटिटीज हमको दे रखी है, द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट, फोर्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, गामा ए अल्फा डेल्टा टी। वैल्यू पुट करेंगे आंसर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालना है, वैल्यू पुट कर लेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। गामा आपको दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है ये मॉडुलस 0.5 into 10 power 11 into में एरिया आपको दे रखा है 10 -3, अल्फा आपको दे रखा है 5 और डेल्टा टी आपको दे रखा है 100 -0, 100 आ जाएगा। यहाँ से चल लेंगे बेटा, सर आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। पावर देखो 5 8 हो गई 11 और ये हमारे पास 11 में से 8 गए तो ये बचेगा 3 100 है, ये 0.5 है, 0.5 into 100 3 का 3। ये हमारे पास मतलब फोर्स है। देख लो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 50 into 10 का 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाने हैं और आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, आपको पता है कि t होता है 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, उन्होंने मास दे दिया। मास देने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि फॉर्मूले में मास तो आता ही नहीं है, मास नहीं आता है, लेंथ आ रही है आपको। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि राइट l बस लगा दो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू अंडर रूट में l1 अपॉन l2 इक्वल्स टू l1 लेंथ अगर मैं l मान रहा हूं और बाद में मैंने लेंथ को क्या कर दिया, मेड हाफ, आधी कर दी लेंथ को, ये हो जाएगा l by 2 ऊपर चला जाएगा तो अपन क्या जाएगा अंडर रूट में 2 आ गया रूट 2। ठीक है, इधर चल रहा है मेरा t1 अपॉन t2, t1 को t मानो, t2 को कितना करना है ओरिजिनल का x by 2, तो यानी x टाइम्स ऑफ t by 2, t से t गया तो ऊपर गया तो 2 पाई x बराबर में रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या क्या बचेगा रूट 2। x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये होगी हमारे पास में आसान। तो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट देखने हैं, बीच वाला तो देखना ही है अपन को कि बैलेंस हो रहे कि नहीं हो रहे। दूसरी चीज ना, तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग वाला खेल भी अपन को खेलना है। आपको पता है कि बैलेंस जो होता है ना, ब्रीज बैलेंस बताना है। ब्रीज बैलेंस तब होता है जब उसका रेशियो सेम आता है। इसलिए 10/15 है, ये भी कितना होना चाहिए 10/15, 10/15, 10/15, इस सब अगर 10/15, 10/15 दोनों तरफ अगर 10/15, 10/15 बराबर है तो वो हीट स्टोन बैलेंस है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 10/5 है, 5 है, लेकिन साथ में कोई डायोड जुड़ा हुआ है, तो कुछ डायोड है ना बेटा, उसका खुद का भी कोई रेजिस्टेंस होगा, खुद का भी क्या होगा रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारा इसमें बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। देखो अगर ये मान लो डायोड का रेजिस्टेंस कुछ हुआ और उसके साथ में 5 को हमने ऐड करा और वो 15 आ गया ऐसे, तो ये जो 15 आ गया ना, ये 10/15 हो जाएगा, तो रेशियो बराबर हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये डायोड आपके 5 ओम के साथ में सीरीज में होना जरूरी है। दो क्वेश्चन ऐसे हैं, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ये पैरेलल है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पैरेलल दे रखा है, कभी भी पॉसिबल नहीं है 15 आना। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी छोटा आता है, तो 5 ओम से भी छोटा रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाद में बची तीनों उनमें चेक करते हैं। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले देख लेना कि बाइसिंग कैसी है। फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, उसके अंदर हमारा जो करंट होगा वो फ्लो करेगा, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब रिवर्स बाइसिंग का पता कैसे चलता है बेटा,
कि अगर हमने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तब तो वो कैसा है बेटा, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये हमारा रिवर्स हो गया, ये तो गलत हो गया बेटा, ये नेगेटिव होता है जब ये पढ़ते हैं, ये डायोड पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर बैटरी यहाँ पर ऐसी जुड़ी हुई है तब तो ये फॉरवर्ड बायस है, और अगर ये बैटरी उल्टी जाती है कि ये नेगेटिव जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये रिवर्स बायस, इसमें करंट नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया, ये वैसे खत्म था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो ये भी खत्म हो गया हमारे पास। बचा कौन सा, एक ऑप्शन बचा, इसका ऑप्शन हो गया ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा, f इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, दो तरीके करने के, या तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकाल लो, या फिर एक तरीका होता है कि आपको पता है कि जो अल्फा टी स्क्वायर होगा वो f के बराबर होगा, बीटा टी होगा उसकी डायमेंशन f के बराबर होगी, तो आपस में बराबर होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीटा टी के, इसे t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया बचा ऊपर अल्फा टी बचा बराबर क्या बचा 1 बचा। तो अगर अल्फा टी अपॉन बीटा आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी, नंबर आएगी, आपको यही बताना है कि अल्फा टी द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस, चारों में से जो डायमेंशनलेस है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अल्फा टी वो डायमेंशनलेस है, ये हमारे पास हो गया ऑप्शन फर्स्ट, अल्फा टी अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की यहाँ पे बात होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट। हमने पढ़ाया था कि जब एक कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो वायर में करंट चलता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यहाँ पे उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, और जब भी करंट पैरेलल प्लेट्स तक पहुंचता है तो प्लेट के बीच का जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए जो करंट चलता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और इंपॉर्टेंट बात कि इसकी डायरेक्शन कंडक्शन करंट जैसी होती है, दूसरी चीज का मैग्नीट्यूड भी कंडक्शन करंट जैसा होता है, और ये ऑप्शन देखो अब आपका आएगा सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हमारा है ऑप्शन नंबर आसान। ठीक है, आगे देखते हैं आयरन बार। ये जो क्वेश्चन है इसको करने के दो तरीके हमारे पास, दो तरीके कैसे, एक तो वेक्टर सम से कर सकते हो, और एक तरीका होता है जो नॉर्मल अपन मैथ्स का वेक्टर है, एक हमारे पास मैग्नेट है बेटा, ठीक है, इसके अंदर मान जो मैग्नेटिक मोमेंट इसको देता है वो m देता है। तो अगर मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होती और इसकी लेंथ l है, तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आता वो एक स्ट्रेट रोड का कितना आता m * l, तो टर्न कर दिया हमने 60 डिग्री पे हमने इसको मोड़ दिया। ठीक है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये लेंथ कितनी जाएगी बेटा l/2, ये लेंथ पे कितनी हो जाएगी l/2। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, तो ये लेंथ पे कितनी आ जाएगी बेटा l/2। अगर ये लेंथ l/2 आ गई और ये देखो यहाँ पे एक हमारा m इधर आ जाएगा एक m इधर आ जाएगा, तो हम मतलब यहाँ पे m निकालना चाहे, नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहे तो कितना होगा बेटा, m तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही है, तो लेंथ जो है ना बेटा वो आगे हो चुकी है, और m * l को हमने क्या बोला था, कैपिटल M बोला था, m डैश कितना आ गया बेटा कैपिटल M/। ठीक है, एक तरीका ये, एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे अगर आपने रॉड बना ली है यहाँ पर, इसमें नॉर्थ पोल मान लिया एक साउथ पोल मान लिया, ठीक है, इसको अगर अपन मोड़ेंगे तो कुछ प्रकार से मुड़ेगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ यहाँ आ गया। अब मोड़ने के दौरान आप ये मान सकते हो कि जैसे साउथ है तो यहाँ से नॉर्थ बन गया, ये नॉर्थ यहाँ पे साउथ बन गया, दो मैग्नेट यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम मान लो कि जैसे हमारे को पता है कि नॉर्थ से साउथ हमारी पी का जब जो m होता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, एंटी डायरेक्शन। ठीक है, अब ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, ये एंगल कितना हमारा 60 डिग्री। अगर मैं इसको वेक्टर सम की तरह करता हूं तो इन दोनों को टेल से टेल जोड़ूंगा, तो ये हमारे पास एक वेक्टर इधर है, ये एक वेक्टर इधर है। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो हमारे पास में अगर मान लो इसका m/2 आ गया, इसका भी कितना आ गया m/2, इधर भी m/2 इधर भी m/2, इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा, इधर भी m/2 इधर भी m/2, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बीच में, रिजल्टेंट कहां पर आएगा बीच में, कितना आ जाएगा बेटा, आपको पता है कि जब 120 डिग्री होता है माइनस का 1/2 होता है, कट कटा के रिजल्टेंट वही आता है जो आपका वेक्टर की वैल्यू होती है, वेक्टर की वैल्यू बेटा m/2, आंसर कितना आएगा दो तरीके हैं किसी कर सकते हो, दोनों से आंसर कितना आ रहा है m/2 आ रहा है, दोनों से आंसर कितना आ रहा है आपका m/2। आगे बात समझे आप, ये देखो बेटा ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, नहीं तो
सही है, वैसे कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला पता हो। एक द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक अर्थ की जो सरफेस है वहां से हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ऊपर पहुंचाना। अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर देना है, जहां हम उसको पहुंचाएंगे वो सरफेस से तो कितना दूर है बेटा, 2r। जो जिस ऑर्बिट में हमको उसको पहुंचाना है वो सरफेस से कितना दूर है, 2r। टोटल तो लगेगा हमारे पास 3r, आपको पता ही है। तो सरफेस के ऊपर हम अगर टोटल एनर्जी निकालें तो सरफेस पे पड़ा है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो माइनस में आती है अपॉन रेडियस कितनी r। लेकिन जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी टोटल एनर्जी निकालो, दो एनर्जी होगी, दो तरीके करने के, या तो टोटल एनर्जी निकाल लो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी u, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं यहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखूं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास में 3r, टोटल डिस्टेंस आएगा, ये आएगा वो 3r आएगा, माइनस g कैपिटल है स्मॉल है 3r। ये हमारी क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी पता है, वहां की पता है। अच्छा सिर्फ पोटेंशियल भी निकाली, हमें तो टोटल चाहिए। अच्छा एक रिलेशन होता है टोटल और इसके अंदर पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल की हाफ होती है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल का हाफ। टोटल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पर, माइनस का जी एम एम 3 × 2 6r। ये आ गई हमारी फाइनल टोटल एनर्जी, ये है हमारी इनिशियल टोटल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल है लेकिन काइनेटिक की जीरो है ना, ये टोटल एनर्जी है हमारी इनिशियल, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे को तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगा। माइनस कर दो, फाइनल माइनस जी एम एम अपॉन आर माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। दोनों माइनस करेंगे, कॉमन ले लो बेटा यहाँ पे, तो जी एम एम अपॉन आर कॉमन आएगा, माइनस का 1 अपॉन 6 प्लस 1 आ गया, 6 आ गया, 1 माइनस 1 5 अपॉन 6 हमारे पास आया 5 जी एम एम अपॉन 6 आर। इजी, ठीक है। ऑप्शन देखो आपका है 5 जी एम एम अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेटा इसमें if the plates of the parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other। ये क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, दो टाइप के क्वेश्चन कराए थे, एक में बैटरी को कनेक्ट करके कराया था और एक में बैटरी को डिस्कनेक्ट करा दिया। तो ये बैटरी का कनेक्टेड है तो आपको पता है कि बैटरी जो है वो पोटेंशियल को मेंटेन करती है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी जो है हमारी वो कनेक्ट हो रखी है, बैटरी जुड़ी हुई है। अब बैटरी जुड़ी हुई है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट को मान ध्यान देते हैं चार्ज स्टोर में कैपेसिटेंस में होता है। देखो सी का फॉर्मूला होता है बेटा x साइन नॉट a अपॉन b। सी पे बात करते हैं, ये कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, पास में जा रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो देखो कैपेसिटेंस फर्स्ट ऑप्शन सही है, सी देखते हैं चार्ज q इक्वल्स टू cv। v कांस्टेंट है, c बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो q भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन सही। एनर्जी की बात करें तो हाफ cv²। अच्छा v कांस्टेंट है, c बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए लेकिन यहाँ डिक्रीज है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल सेम, ऐसा नहीं हो सकता कि पोटेंशियल कांस्टेंट है लेकिन चार्ज चेंज हो रहा है ना तो रेशियो भी चेंज होगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज q और v का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क कहलाता है। आपको कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, नहीं इंक्रीज हो रहा है तो सही बात है, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज इंक्रीज होगा तो वर्क भी इंक्रीज होगा, तो ई वाला ऑप्शन भी सही है। तो ए सी ई तो नंबर 1 करेक्ट आंसर। आसान था ये क्वेश्चन। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं कि या तो आप ये मान लो कि भाई किसी एक पॉइंट पे जो फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट पीवी कर्व्स, पी इज टेंपरेचर एंड पी जो वॉल्यूम की प्रेशर P1 चार्ज डॉटेड लाइंस। ठीक है, आपको करेक्ट क्वेश्चन करना है कि कौन सा प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के करूं कि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेता हूं तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो बेटा प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर के साथ। प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर के साथ में। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है टेंपरेचर ज्यादा है, इस पॉइंट का टेंपरेचर कम है और तीसरे वाले पॉइंट का टेंपरेचर और कम है। जिसका प्रेशर का टेंपरेचर सबसे ज्यादा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा, तो P1 ग्रेटर देन Q देन P3। सबसे बड़ा जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, फर्स्ट पॉइंट का और फिर थर्ड। दूसरा तरीका क्या होगा, P ये जो ग्राफ दे रखा है ये टेंपरेचर और वॉल्यूम के बीच में देता है, तो अगर इसकी स्लोप निकाला है, स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप T/V होता है और
PV इक्वल्स टू nRT। तो अगर मैं T अपॉन V निकालूं, T एक भी आ गया, P अपॉन nR, P अपॉन nR, P अपॉन nR। यहां देखो बेटा, जो स्लोप है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जहां की स्लोप ज्यादा वहां का प्रेशर भी ज्यादा। ये देखो फर्स्ट वाला ग्राफ सीधा खड़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर और टेढ़ा हो गया, स्लोप कम होती जा रही है तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। सबसे कम प्रेशर आएगा थर्ड का, सबसे ज्यादा होगा टू का, और सबसे ऊपर नंबर पे आएगा P1। आप चाहो तो इससे कर सकते हो, चाहे इससे। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, पावर दे के आपको यहां पे कनेक्ट कर रहा है सीरीज में, पैरेलल में, आपको रेशियो पूछा है। ठीक है, तो ये तो बहुत सीरीज और पैरेलल के अंदर हमने पावर के फॉर्मूले ऑलरेडी याद कर रखे हैं बेटा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, और इसका क्या होता है बेटा, P1 प्लस P2। तो देखो बेटा, अगर मैं सीरीज में लगाता हूं तो 2 into 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 अपॉन 3, और पैरेलल में लगाते हैं तो P1 प्लस P2 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3। तो हमारा P नेट कितना आएगा बेटा, अच्छा रेशियो देखा, PS अपॉन EP का रेशियो 2 अपॉन 3 3, नीचे इतना किया जाएगा 2 अपॉन 9, 2 अपॉन, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, उनका रेशियो लेना था। ठीक है, ये देखो एक हमारा लेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पे। आपको बोला है कि एक हमारे पास में शीट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम मैग्नेटिक पोल। एक हमारे पास एक शीट है, उस शीट को रखा सामने मैग्नेटिक पोल के सामने रखा है, और फोर्स इज नीडेड टू, हमें यहाँ फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी इफ, मतलब फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी होल्ड करने के लिए शीट को, अगर वो कैसी है, मैग्नेटिक। अगर शीट मैग्नेटिक है बेटा, सही बात है, होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब ये मैग्नेट पास में आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल है या तो उसके पास में जाएगी या उससे दूर जाएगी, अपना इफेक्ट शो करेगी। अगर ये मैग्नेटिक है, ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक। अब देखो दूसरी बात में अगर कैसी है, मैग्नेटिक, भाई मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक यानी मान लो वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई है, तो क्या इस मैग्नेट के आने से, पोल के आने से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लकड़ी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। आपसे ये पूछा कि फोर्स कब आवश्यक है, कब लगाने की जरूरत पड़ेगी, तब पड़ेगी जब नॉन कंडक्टिंग ना हो। इसमें भी नॉन कंडक्टिंग बोला है तो इसमें नहीं पड़ेगी, लास्ट वाले में नॉन कंडक्टिंग बोला है इसमें भी पड़ेगी। दो ही ऑप्शन है, देखो इसमें ऑप्शन यहां देखो बेटा, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ कंडक्टिंग। अच्छा, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, ठीक है ना, शीट को दूर लेके जाऊंगा, तो भी क्या इसको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, लगाने की जरूरत पड़ेगी, भाई लेंस की तरह काम करेगा यहां पे। लेंस लो हमने पढ़ा है कि अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो जाने नहीं देंगे, ठीक है, एक करंट इसमें इंड्यूस होगा जो उसको अपोज करेगा। ठीक है, ये लेंस लो वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे, थर्ड वाला। ठीक है, तो करेक्ट है ऑप्शन, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स कंडक्टिंग। सही बात है, तो ऑप्शन कौन कौन सा हो गया इसमें, फर्स्ट वाला और सी, ए और सी आ गया। मैग्नेटिक होगा तो उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, नॉन मैग्नेटिक को फोर्स लगाना पड़ेगा। और मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, यानी फोर्स का आवश्यकता है। जब दूर लेके जाओगे तो ये जाने नहीं देगा, ठीक है ना, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप के ऊपर आया क्वेश्चन है यहाँ पर, आपसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसकी मैग्नीफाइंग पावर आपसे डिस्टेंट, देखो देखा है इसमें टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की दे रखी है 140, आईपीस की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओ सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है बेटा FO अपॉन FE। FO कितना बेटा 140 अपॉन 5। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बेटा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट याद करो, नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन इंफिनिटी पे देखना है आपको, आपको कोई जोड़ नहीं आना चाहिए, तो हमें आ जाएगा बेटा ये 10 28, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा 28। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था FO अपॉन FE। ठीक है, अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ का फिजिक्स का, ध्यान से देखिए बेटा क्या पूछा आपसे, 10 माइक्रो, ये एसी का हमारा क्वेश्चन है बेटा, जिसके अंदर आपको प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट दे रखा है आपको यहाँ पे।
आपसे ये पूछा पी करंट पूछा बेटा, आई नॉट, दो तरीके करने के, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, आई नॉट इज इक्वल टू जाएगा वी नॉट अपॉन जेड, तो बोलते हैं रेजिस्टेंस, वी नॉट अपॉन जेड, जेड को बोलते हैं बेटा एक्सी। वी नॉट हमको क्वेश्चन में नहीं दिया, जो ये वोल्टेज होता है बेटा ये आरएमएस वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज होता है आरएमएस, आपको पता ही नहीं, जब भी कोई वैल्यू आती है बेटा अगर नहीं गिवन हो तो हमेशा को वैल्यू कौन सी होती है आरएमएस वैल्यू। अच्छा वी नॉट और आरएमएस के अंदर अगर अपन रिलेशन देखें तो क्या आएगा बेटा वी आरएमएस इनटू में रूट, और नीचे बेटा एक्सी, एक्सी को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी के ऊपर चला जाएगा वी आरएमएस इनटू ओमेगा इनटू सी, और वी आरएमएस जो है बेटा वो कितना है 200 प्लस रूट 2 इनटू ओमेगा, ओमेगा देखो बेटा यहां पर देखना है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ कितना बेटा 50, यहां वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा की 2 पाई इनटू में, और सी सी कितना रहेगा बेटा आपको 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड 10 पर -6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा आई नॉट, मिलेगा आई नॉट, आपको बिल्कुल पुराना कैलकुलेशन है करके देखेंगे, इसका 0.9 के आसपास आएगा, ऑप्शन बहुत दूर है तो आपका आराम से इसका आंसर आ जाएगा 0.93, 0.93, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये पावर से सॉल्व करके पाई की वैल्यू यहां पर कर देंगे 3.4, आंसर आएगा पॉइंट की वैल्यू एग्जैक्ट रखने के लिए 3.1 रख के आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपका आएगा 0.992 आ सकता है, 0.93 आ सकता है, तो आपको तो इस प्रकार से हमने पूरा ये फिजिक्स का पेपर सॉल्व करा है। आपने देखा है कि भाई ना तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा बहुत ज्यादा इजी, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपको मुश्किल से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, लेंथी रहा होगा जिसके अंदर स्टेप्स ज्यादा रहे होंगे कि भाई 5 6 7 स्टेप तक, एक बार आप इनको देखें, चेक करें, मार्क्स को चेक करें, कॉन्सेप्ट को देखें कि क्या आपने सही कॉन्सेप्ट लगाया था, ठीक है।